हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए, जिसमें आपका सामान्य अध्ययन की क्लास रेगुलर चल रही है, जिसमें आपके भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और आपकी अर्थव्यवस्था ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और जो आपकी क्लास चल रही थी वो आपकी भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन की चल रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और इसमें आपके कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन में आपके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। ये सभी क्लासें आपकी जो क्वेश्चन इसमें हैं वो आपके पिछली परीक्षाओं में यूपी ट्रिपल एससी ने अपनी किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए हैं। तो ये आपके यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए इम्पोर्टेंट है। एक आपकी हिंदी की क्लास चल रही है यूपी ट्रिपल एससी पैट की, वो भी आपकी इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी क्लासें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो शून्यकाल का अर्थ होता है जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। बी ऑप्शन करेक्ट है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 बजे से 1 बजे तक का समय शून्यकाल कहलाता है। इस काल का दोनों सदनों की प्रक्रिया संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। इस काल में चलने वाली कार्यवाही को भारतीय प्रेस या अखबारों ने शून्यकाल की संज्ञा दी। इस काल के दौरान सदस्य कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो ये 1 माह है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। लोकसभा में निजी सदस्यों द्वारा विधेयक पेश करने की सूचना अवधि 1 माह होती है, जबकि सरकारी सदस्यों को विधेयक पेश करने की सूचना अवधि 7 दिन होती है। आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कितनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? इस संख्या में एक 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये 543 है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, 543। 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निश्चित की गई। 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या तथा लोकसभा के राज्यों को आवंटित स्थानों की संख्या को वर्ष 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत या संख्या क्या है? तो ये 552 है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? तो 131 है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 5 वर्षों का होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो सबसे पहले स्पीकर गणेश मावलंकर यानी कि जीवी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। और ये 1952 से 1956 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। लोकसभा का सभापति व अधिष्ठाता लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो डॉक्टर बलराम जाखड़ का सबसे ज्यादा रहा, जो 22 जनवरी 1980 से 15 जनवरी 1985 तथा 16 जनवरी 1985 से 18 दिसंबर 1989 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। इसके पहले जाखड़ को पीठासीन अधिकारी के रूप में पिछला कोई अनुभव नहीं था। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? तो 80 हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। लोकसभा के गठन 17 अप्रैल 1952 का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित हैं? तो भारत का संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनता है। उत्तर प्रदेश में 80 तथा गुजरात से 26 लोकसभा सीटें हैं निश्चित हैं। राज्यसभा में गुजरात से 11 सीटें आवंटित हैं। इस प्रकार संसद में गुजरात में आवंटित सीटें 26 + 11 यानी 37 होगी, इसलिए कोई विकल्प सही नहीं है। आपका इसमें कोई विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो न्यूनतम 50 सांसदों की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश केंद्र राज्य संबंध। सबसे पहले है किसको उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया, किस तारीख को? तो ये 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और ये 27वें राज्य के रूप में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? तो ये 1956 में किया गया। डी ऑप्शन करेक्ट है। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता के राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1953 में किया। आयोग ने 16 राज्यों एवं 3 राज्य क्षेत्रों के गठन का सुझाव दिया, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 14 राज्यों एवं 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 1972 में दिया गया। बी ऑप्शन करेक्ट है। यह देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। त्रिपुरा 1 जुलाई 1963 से केंद्र शासित प्रदेश था, जो 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य बना दिया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती वह है, तो वह केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से इस बात से भिन्न है कि भारत में एकहरी नागरिकता है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघवाद बल देता है तो राष्ट्र की एकता पर बल देता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई? तो भारत को नहीं दी गई है। डी ऑप्शन करें। स्विट्जरलैंड और आपका तुर्की तथा ऑस्ट्रेलिया में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन प्रारंभ करने की शक्ति दी गई, परंतु भारत में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन प्रारंभ करने की शक्ति नहीं दी गई। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है किसने कहा? तो ये केसी वीयर ने कहा। केसी वीयर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघी कहा। उसने लिखा कि भारतीय संविधान एक ऐसी शासन प्रणाली की व्यवस्था करता है जो परसंकल्प है, ये एक राज्य है जिसमें कुछ अनुषंगी परसंगी लक्षण है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण यह था, तो वो आपका इसे देश में जाति धर्म भाषा की भिन्नता के कारण स्वीकारा गया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे माना जाता है? तो ये केसी वीयर को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, तो जिसमें राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है, तो संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, चारों आपके कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघात्मक व्यवस्था के केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? तो ये संविधान द्वारा होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघात्मक राज्य में केंद्र व राज्य की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है, तो ये संविधान संशोधन द्वारा किया जा सकता है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघात्मक सरकार का निम्न में से कौन सा आधार है? तो ये केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघात्मक शासन में पाया जाता है, तो संविधान की सर्वोच्चता और लिखित व कठोर संविधान दोनों पाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो वो एकहरी नागरिकता नहीं है। भारत के निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है?
तो वो एक गहरी नागरिकता नहीं है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे के अलावा निम्नलिखित एकात्मक या गैर संघीय विशेषताएं भी हैं। सशक्त केंद्र, राज्य, अनश्वर नहीं, एकल संविधान, संविधान का लचीलापन, राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव, आपातकालीन उपबंध, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, एकीकृत लेखा जांच मशीनरी, राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार, राज्यपाल की नियुक्ति, एकीकृत निर्वाचन मशीनरी, और जबकि अन्य विकल्प संघीय लक्षणों के अंतर्गत आते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया? तो बी आर अम्बेडकर का है, सी ऑप्शन करेक्ट है। बी आर अम्बेडकर का मत है कि भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया। भारत में अधिकांश संघीय केंद्रीकृत संवैधानिक विधि के ढांचे के बाहर हुआ है। इसके होते हुए भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि संविधान में ही एकात्मकता के प्रबल तत्व उपस्थित हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है तो संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो न्यायपालिका को, सी ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो वो आपका एकल कार्यपालिका है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, तो वो आपकी कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, राष्ट्रपति स्व व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। तो डी ऑप्शन सही है, ऊपर वर्णित सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? तो ये कनाडा से ली गई है। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया। अमेरिका से न्याय पुनर्विलोकन, उपराष्ट्रपति का पद आदि और सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था की प्रकृति संघीय है, कारण है यह शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित है। नीचे दिए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें बी सही है, ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मत बृहद रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है? तो भारतीय संघ से स्वतंत्र होने की मांग, पृथक राज्य की मांग, पूर्ण राज्य की मांग, उपरोक्त सभी हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो वो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 24 मार्च 1983 में केंद्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों का सुझाव देने हेतु एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। इसमें बी शिवरमन और एस आर सेन 2 अन्य सदस्य थे। इस आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट अक्टूबर 1987 में पेश की और इसका सार आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 में जारी किया गया। तो आपका इसमें ऑप्शन जो सही है वो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है? तो आपका भारतीय संविधान से होता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? तो वो 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो अनुच्छेद 245 तथा 246 हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है। अनुच्छेद 245 संघ और राज्यों में निहित विधायी शक्तियों की राज्य क्षेत्रीय सीमाएं अंकित करता है तथा अनुच्छेद 246 यह परिनिश्चित करता है कि संसद और राज्य के विधानमंडलों को कौन से विषय के बारे में विधि बनाने की शक्ति होगी। इस प्रकार अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 246 केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो वो भाग 11 और अध्याय 1 है। आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो वो आपका इंद्रजीत गुप्ता समिति नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट है।
1998 में गठित इंद्रजीत गुप्त समिति का संबंध चुनाव सुधार से है। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोग या समितियों का गठन किया गया, जो इस प्रकार है। शीतलवाड़ समिति प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 69 में, राजमन्नार समिति 22 सितंबर 1969 को, सरकारी आयोग 24 मार्च 1983 को और एम पुंछी आयोग 27 अप्रैल 2007 को। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए, तो ये संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए हुआ था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सरकारी आयोग की स्थितियों में सम्मिलित नहीं है? तो जो सम्मिलित नहीं है वो आपका अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए, ये सम्मिलित नहीं है। केंद्र राज्य संबंधों का वास्तविक अध्ययन तथा पुनर्विलोकन करने के लिए 1983 में गठित सरकारी आयोग ने राज्यपाल के संदर्भ में निम्न सिफारिशें प्रस्तुत की। पहला, कि राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को जीवन के किसी क्षेत्र में अग्रगण्य होना चाहिए, उसे राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए तथा उसकी राजनीति में सामान्यतः बड़ी भूमिका न रही हो, विशेषकर हाल के अतीत में। नेक्स्ट है कि राज्यपाल के 5 वर्ष के कार्यकाल को बिना ठोस कारणों के अतिरिक्त बाधित नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा है, राज्यपाल की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री की सलाह की व्यवस्था को संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। अगला है, किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जो कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल का सदस्य हो, जिससे शासन किसी अन्य दल के द्वारा चलाया जा रहा हो। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही था वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि भारत में निम्न में से कौन सी रिपोर्ट या प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों के विषय में है? तो राजमन्नार कमेटी रिपोर्ट, सरकारिया कमीशन रिपोर्ट, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन, ये तीनों हैं, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन समितियों या आयोग ने केंद्र राज्य संबंध के विषय में स्थितियां प्रस्तुत की? तो वो आपकी राजमन्नार समिति और सरकारी आयोग ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि राजमन्नार समिति का सुझाव था कि वित्त आयोग स्थायी रूप से स्थापित हो, राज्यों को वित्तीय स्वायत्ता मिले, ये दोनों कथन सही हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। सितंबर 1969 में तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने श्री पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की एक समिति बनाई। इस समिति का सुझाव था कि वित्त आयोग स्थायी रूप से स्थापित किया जाए तथा राज्यों के पक्ष में करों का पहले से अधिक वितरण हो, ताकि उन्हें केंद्र पर कम से कम निर्भर रहना पड़े। तथा इस समिति ने कहा कि वित्त आयोग को स्थायी रूप से स्थापित किया जाए। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं, तो वो आपके संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, चारों पर करते हैं, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे संबंधी संशोधन विधेयक पारित होता है, तो वो सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2:3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों द्वारा संपुष्टि के उपरांत होता है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है? तो राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, दृढ़ दलीय अनुशासन, केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता और क्षेत्रीय दलों का उदय, तो ये सभी सही हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है किंतु राज्य और केंद्र के बीच में वितरित होता है? तो वो आपका कृषि आय को छोड़कर अन्य आय कर पर। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकतर, तो अधिकतर भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार। सी ऑप्शन करेक्ट है। केंद्र और राज्यों में राजस्व वितरण की व्यवस्था बहुत कुछ भारत शासन अधिनियम 1935 का अनुसार है। भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 में केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों का उल्लेख है। संघ सूची में वर्णित विषयों पर संघ को कर लगाने का आत्यंतिक अधिकार है और राज्य सूची में वर्णित विषयों पर राज्यों को कर लगाने का आत्यंतिक अधिकार है। समवर्ती सूची में केवल कुछ ही करों का उपबंध है। राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर लगाए गए करों को राज्य उद्ग्रहित करके अपने पास रखते हैं, जबकि संघ सूची में वर्णित विषयों पर लगे कुछ कर पूर्णतः
या अंशतः राज्यों में वितरित कर दिए जाते हैं। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका जो कथन सही है वो आपका तीनों सूचियों के विषय में परस्पर व्यापन होने से संघीय व्यवस्थापिका को प्रधानता दी जाती है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसी अपशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो केंद्र को प्रदान की गई हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? तो वो आपकी ए है, केवल तीन। तीन कौन सी है? राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, ये है केवल ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में कुछ समानता है तो कुछ असमानता। जहां भारत में अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है, वहीं अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में अपशिष्ट शक्ति राज्यों में निहित है। भारत में उच्च सदन में कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। इस असमानता के अलावा कुछ समानताएं भी हैं, जैसे संघीय व्यवस्था, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति, राष्ट्रपति का सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना चाहिए। तो आपका इसमें ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? तो नहीं, बी ऑप्शन सही है, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये केंद्र राज्य संबंध था। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है टॉपिक न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो क्वेश्चन है कि किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय के स्थानांतरित करने का आदेश देता है? तो उत्प्रेषण देता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम कितने साल के लिए उच्च न्यायालय या दो से अधिक ऐसी अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील रहा हो। तो 10 कम से कम 10 साल के लिए उच्च न्यायालय का या दो से अधिक ऐसी अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील रहा हो। तो डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? तो 5 वर्षों की। बी ऑप्शन करेक्ट है। किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो और कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च सदन का न्यायाधीश रहा हो, 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में 147 तक न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वो फातिमा बीबी थी। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी यानी मीरा साहेब फातिमा बीबी थी। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ थी, जो हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की? तो वो जो है, ये क्वेश्चन आपका 2016 का था, तो उस टाइम जस्टिस टी.एस. ठाकुर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवसृजित उच्च न्यायालय है तो वो आपका मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा है। नवसृजित उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश के 25वें उच्च न्यायालय का सृजन हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह दो या दो से अधिक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है तो वो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जिला प्रशासन। पहला था भारतीय संविधान, दूसरा है जिला प्रशासन। पटवारियों यानी लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? तो वो आपका तहसीलदार करता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू अभिलेखन यानी रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो पटवारी होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ जो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है, तो वो आपका उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला प्रशासन का मुखिया होता है तो वो डीएम होता है, जिसे जिला अधिकारी कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला अधिकारी होता है तो भारतीय प्रशासनिक अधिकारी यानी कि आईएएस होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला अधिकारी जिले का शासन चलाता है तो जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से जिले का शासन चलाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला प्रशासन के कार्यों में शामिल है तो जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, भूमि व्यवस्था जैसे भूमि माप, खसरा खतौनी का रखरखाव व लगान की वसूली, और नागरिक सुविधा व सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना, तो उपरोक्त सभी है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं तो वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करते हैं। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है तो वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी करता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था देखता है तो वो जिला विद्यालय निरीक्षक देखता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला न्यायालय का प्रमुख होता है तो वो जिला न्यायाधीश होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्टर का पद किस वर्ष सृजित किया गया था, तो 1772 में सृजित किया गया था कलेक्टर का पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख कान और भावों का कार्य करता है तो वो जिला अधिकारी करता है। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है, तो रजनी कोठारी ने कहा है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया था, तो ये वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में किया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो वो आपका इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि आपका 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है, 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति है, 245 में संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है, तो इसमें से कोई नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है आपका जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है, तो वो आपके ग्राम सभा को भारत के संविधान में अनुच्छेद 243 बी के तहत शामिल किया गया। ग्राम सभा के सदस्य वे होते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक और ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया, तो वो बलवंत राय मेहता समिति है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 व के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है, तो वो पंचायत है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर कौन होता है, तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष कितने में संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया, तो ये 73वें संविधान संशोधन 1992 में दिया गया। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने आरक्षण को मंजूरी दी है, तो 50% आरक्षण को मंजूरी दी है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है, तो आपका ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और नगर परिषद है, लेकिन जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद है, लेकिन आपका नगर परिषद नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई, तो ये 25वीं सालगिरह मनाई गई, क्योंकि सन 1993 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है, तो पंचायती राज निकायों में उपलब्ध है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? तो वो राजस्थान और आंध्र प्रदेश थे। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था निहित है, तो सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया? तो नागौर में पेश किया गया। और आंध्र प्रदेश पंचायती राज को अपनाने वाला दूसरा राज्य था। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो नागालैंड में नहीं है। भारत के जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया? तो ये बलवंत राय मेहता समिति के 1957 में इसके द्वारा किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की? तो बलवंत राय मेहता ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो 2/3 पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत है, लेकिन आपकी ग्राम सहकारी संस्था नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है। इस क्लास का आपका इस चैप्टर का जो भारतीय संविधान और लोक प्रशासन है उसका लास्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन को मनाया जाता है? यह दिन संविधान अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है, तो वो आपका 24 अप्रैल है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है क्योंकि जमीनी स्तर से राजनीतिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण के इतिहास को बताता है। यह दिन संविधान के 1992 के जारी होने का प्रतीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ये आपकी क्लास है जो भी है वो आपकी UPSSC पैट के लिए सभी इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्लासों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके वहां से ये सभी क्लासें देख सकते हैं। एक और आपकी UPSSC पैट से संबंधित हिंदी की क्लास रेगुलर चल रही है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।